करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स अगेन। हरिद्वार में पुलिसकर्मी की हत्या। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में गुरुवार देर रात बदमाश ने हरियाणा के फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। क्राइम ब्रांच ने डकैती के मामले में फरार चले 4 आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। इन्हीं में से एक आरोपी कांस्टेबल को गोली मारकर फरार हो गया। आरोपी बच्चे यूपी के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच फरीदाबाद टीम निरीक्षक बिमल दास की अगुवाई में यहां पहुंची थी। टीम ने फरीदाबाद में एक कारोबारी के यहां हुई डकैती के आरोप में फरार चले 4 आरोपी पकड़े थे, जबकि एक की धर पकड़ के लिए टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में दबिश देने गई थी। इसी दौरान जब कार में मौजूदा हिरासत के लिए बदमाश ने अचानक अपनी जुराब से पिस्टल निकाली और कांस्टेबल संदीप के ऊपर फायर कर दिया। जवाब के जवान के मुंह को भेजती हुई गोली आर पार हो गई। आनंद फान में जवान के जिला अस्पताल ले जाए गए, जहां कनखल के रामकिशन मिशन अस्पताल में सिपाही को रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया पता चला कि जिस हत्या से वारदात का अंजाम दिया गया वह बदमाश के पास ही था। उत्तराखंड में उद्योग को हर सुविधा मुहैया कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। सीएम ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार उद्योगों को हर समस्या दूर करेगी, साथ ही जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने को तैयार है। मुख्यमंत्री गुरुवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक अधिवेशन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के उन्नति में औद्योगिक इकाइयों की अहम भूमिका होती है। उद्योगों से ही रोजगार की राह निकलती है। बिना रोजगार के समाज का उत्थान संभव नहीं है। ऐसे में सरकार उत्तराखंड में उद्योगों को हर संभव सुविधा देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्योगों की नींव रखी। इसके बाद से उत्तराखंड ने लंबा सफर तय किया है। धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के संभाल लेने के तत्काल बाद उन्होंने सभी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानी है और उन्हें दूर करने के प्रयास किए हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव की हर माह उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं जानने और दूर करने के कहा गया। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को उत्तराखंड में निवेश करने का निमंत्रण दिया है। साथ ही सरकार उद्योगों को सभी सुविधाएं देने के लिए साथ नीतिगत बदलाव करने को भी तैयार है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से उत्तराखंड में रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क मजबूत हुआ है। कार्यक्रम के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से उनके आगामी दिल्ली दौरे में मुलाकात का समय मांगा। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए सहमति जताई। चल वाहन। उत्तराखंड के परिवहन कारोबार को पूरे साल में कभी भी अपने वाहन सरेंडर करने की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन परिवहन विभाग ने सरेंडर पॉलिसी में बदलाव कल खाका तैयार कर लिया है। उप परिवहन आयुक्त तो एसके सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए हिंदुस्तान को बताया कि नई सरेंडर पॉलिसी का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके अनुसार कमर्शियल वाहन का मालिक अपने वाहन को 1 साल में पहली बार 6 महीने के लिए सरेंडर कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में उसे एक बार फिर वाहन को 6 महीने तक सरेंडर करने की छूट मिलेगी। सूत्रों के अनुसार 2012 तक उत्तराखंड वाहनों की सरेंडर बेहद सरल थी। वाहन मालिक अपने वाहनों को लंबी समय तक सरेंडर कर सकते थे। वर्ष 2012 में तत्कालीन सरकार ने सरेंडर की सीमा को तय कर दिया था। वर्तमान में 1 साल में अधिकतम 6 माह तक ही वाहन को सरेंडर श्रेणी में रखा जा सकता है। पहले चरण में 3 माह, उसके बाद विशेष परिस्थितियों में 3 माह के लिए सरेंडर करने की सुविधा है। कोरोना काल में लंबे समय से लॉकडाउन और व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने के कारण सरेंडर नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। परिवहन कारोबारी पिछले काफी समय से सरकार से सरेंडर नीति को सरल करने की मांग कर रहे हैं। प्रतिमाह पेंशन मिलती है। राज्य उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सक्रिय थे आंदोलनकारियों को सरकार अलग अलग श्रेणी में पेंशन की सुविधाएं दी थी। इसमें आंदोलनकारी कोटे से नौकरी न पाने या कोई अन्य पेंशन नहीं कर लेने वाले चिन्हित आंदोलनकारियों को वर्ष 2016 से 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। आंदोलनकारी संगठन पेंशन को मृतक के आश्रितों तक भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस मांग पर सहमति जता दी। इस क्रम में अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने बताया कि 2011 में भी ऐसा जियो हुआ था, पर तब अफसरों ने तकनीक पेंच फंसाते हुए उस पर अमल नहीं किया। इस बार जियो पर अमल होने की उम्मीद है। शिक्षकों को 6 घंटे स्कूल में रहना होगा अनिवार्य। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल शुक्रवार से शीतकालीन समय से सुबह 6:30 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्कूल में छात्र छात्राओं को 3 से 4 घंटे ही
रोका जाएगा, जबकि शिक्षकों को पूरा वक्त स्कूल में रहना होगा। स्कूलों के नए टाइम टेबल पर उपजे भ्रम को शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को साफ कर दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि स्कूल सुबह से अपराह्न तक पूरे 6 घंटे खुलेंगे। छात्रों को स्कूल में रहने का समय SOP पूर्व में तय किया जा चुका है। कोविड-19 की सुरक्षा SOP के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे केवल 3 ही घंटे स्कूल में रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 4 घंटे का समय तय किया जाएगा। बाकी अवधि में शिक्षक शिक्षण को और बेहतर बनाने के प्रयासों में काम करेंगे। घर में रहकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को इस वक्त भी ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। निशाना साधा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने चमोली के वाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर सरकार को घेरा। रावत ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि 30 अगस्त को चीन के घुड़सवार सैनिक भारतीय सीमा में घुस आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। सारी दुनिया की प्रेस में मामला उछलता है, मगर जब उत्तराखंड के सीएम से पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बकौल रावत, जरा सोचिए हमारे राज्य में अपनी सीमाओं के प्रति कितने चौकस हैं। दूसरी तरफ हर एक पर सियासी वार करते हुए रावत ने कहा कि आज़ादी को 75 वर्ष हैं। रावत जी के सपने आज भी अधूरे गांधी जी के सपने आज भी अधूरे बताए जाते हैं। राज्य निर्माण के 21वां वर्ष से चल रहा है। यहाँ शहीदों के सपनों को पूरा कराया जाता है और बताने वाले लोग वो हैं जो स्वयं सत्ता प्रतिष्ठान के हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि नालायक के नेतृत्व में काम करना भी नालायकी को दर्शाता है या फिर अधूरे सपनों के साथ अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत कुछ कहलवा देती हैं। सत्य क्या है इसका आका मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि जब आप उजाड़ू बल्दों के स्वभाव से काफ़ी परिचित हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि शहीदों के सपने अधूरे हैं, मगर सपने क्या हैं यह कोई नहीं बताता। हाल में हरक सिंह ने कहा कि शहीदों को आत्माएं रो रही हैं। उन्होंने किन नालायक बेवकूफ़ों के हौले राजी कर दिया है। कांग्रेस में आसान एंट्री नहीं। धर्माणी। कांग्रेस के राज्य सह प्रभारी राजेश धर्माणी ने दो टूक कहा कि पार्टी में किसी भी भारी व्यक्ति को उसके गुण दोष के आकलन के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस में हर किसी की एंट्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से जुड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को एक तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कांग्रेस में लेने या न लेने में विचार किया जाएगा। राजीव भवन में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में धर्माणी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की ही बी टीम है। आप बी टीम की तरह ही भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी जयंती के दिन गांव-गांव में जाकर जनता से रूबरू होने का निर्णय लिया है। इसके जरिए कांग्रेस के नेता जनता के मन की बात जानेंगे। भाजपा ने तो अपने मन की बात कहने का काम किया है, जनता की मन की बात जानने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नेता अपनी न्याय पंचायतों में रात्रि प्रवास करेंगे। अगले दिन गांव में कई कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, आश्रित, राज्य आंदोलनकारियों उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके में प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी, राजेंद्र शाह, मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, प्रदेश प्रवक्ता दीप पूरा, पूर्व राज्य मंत्री अजय सिंह आदि मौजूद रहे। शहरी क्षेत्र में हाउस टैक्स से राहत के 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सीएम की घोषणा होने के बावजूद लटक गए। इसमें एक प्रस्ताव JCO बैंक के ऊपर के सभी सैन्य अधिकारियों को पूर्व की तरह हाउस टैक्स से पूरी राहत देने और दूसरा प्रस्ताव नगर निकाय में 2018 के बाद शामिल इलाकों के कमर्शियल भवनों को भी आवासीय भवनों की तरह टैक्स से 10 साल तक छूट देने को कहा है। कोविड के चलते पिछले साल निकायों के हाउस टैक्स से होने वाली आय घटी है, जबकि इस दौरान खर्चे बढ़े हैं। कमर्शियल भवनों को राहत नहीं। इसी तरह वर्ष 2018 में नगर निकायों के विस्तार के बाद शामिल वार्डों के आवासीय भवनों को हाउस टैक्स से 10 वर्ष के लिए राहत दी गई है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसमें व्यवसायिक भवनों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस पर बीती 14 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टैक्स छूट सभी भवनों के लिए लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में अब कोई भी पहल नहीं हो पाई। हालांकि शहरी विकास निदेशालय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है, पर उक्त छूट मिलने की संभावना काफ़ी कम नजर आ रही है, जिससे पूर्व गत वर्ष से कोविड से प्रभावित पर्यटन कारोबारी की मुश्किलों को देखते हुए पर्यटन विभाग ने शहरी विकास से पर्यटन इकाइयों को हाउस टैक्स से छूट मांगी थी, पर विभाग ने तब भी निकाय की खराब माली हालत को देखते हुए टैक्स राहत के लिए हाथ खड़े कर दिए। सैनिक कल्याण को लौटाया प्रस्ताव। उत्तराखंड में पहले सभी रैंक के सैनिकों को हाउस टैंक पर छूट मिलती थी। बाद में नगर निकायों को कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सितंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में इसमें बदलाव कर दिया गया। कैबिनेट प्रस्ताव के जरिए उक्त छूट सिर्फ JCO रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों के साथ सैन्य विधवाओं तक सीमित कर देगा। पूर्व सैनिकों की मांग पर बाद में तत्कालीन सीएम ने पुनः हाउस टैक्स से छूट सभी रैंक जारी करने की घोषणा तो की, पर इस पर अब तक अमल नहीं हो पाया। सूत्रों के अनुसार सैनिक कल्याण निदेशालय ने इसके शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव तो भेजा, लेकिन सरकार की ओर से इसके एवज में प्रतिपूर्ति को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विभाग के उक्त प्रस्ताव लौटा जाएगा। सैन्य अधिकारियों को टैक्स
में छूट के मामले में सैनिक कल्याण विभाग को अध्ययन कर वापस प्रस्ताव भेज देना है। जहां तक कमर्शियल वाहनों को टैक्स में छूट देने की बात है तो ऐसा कोई प्रस्ताव अब मेरी जानकारी में नहीं है, कहना है शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली जी का। दून में विकास भवन के सामने हाल ही में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, लेकिन इस कारण गुरुवार को सर्विस चौक से इसी रोड और आराधर की ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। क्रॉस रोड से वाहनों को निकलना मुश्किल हुआ है तो हरिद्वार की ओर से आने वाले ट्रैफिक के आराधर से सर्विस चौक की ओर जाने नहीं देगा। इसी रोड को वन वे क्या तो हरिद्वार रोड से शहर में ट्रैफिक गया। इससे सुभाष रोड और हरिद्वार रोड समेत कई जगहों जाम की स्थिति बनी हुई है। सर्विस चौक से रोजगार तिराहे के बीच विकास भवन के सामने करीब 140 मीटर लंबी सड़क बंद है। यह सड़क रायपुर रोड और इसी रोड को शहर के भीतरी इलाकों में जोड़ती। इस कारण पुलिस ने यहां से गुजरने वाली ट्रैफिक के डाइवर्जन का प्लान बनाया है। इसके तहत सर्विस चौक से विकास भवन की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को आराधर की ओर भेजकर क्रॉस रोड से बुद्धा चौक की ओर भेजा जा रहा है। एसपी ट्रैफिक एसके सिंह ने बताया कि विकास भवन के सामने ट्रैफिक बंद होने से इसी रोड एमपी के भी चौक आदि स्थानों में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कुछ और स्थानों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। आज तक के मुख्य समाचार, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब।